हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस नॉवेल क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है और इस नॉवेल को 1963 में पब्लिश किया गया था। क्राई द पीकॉक अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया उनका प्रथम नॉवेल है। इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। अनीता देसाई एक बहुत ही फेमस इंडो इंग्लियन राइटर है। उनका जन्म 1937 में बंगाली फादर एंड जर्मन मदर के यहाँ हुआ, यानी उनके जो फादर थे वह बंगाली थे और उनकी जो मदर थी वह जर्मन थी। अनीता देसाई को अपने वर्क के लिए 3 बार बुकर प्राइज़ से भी नवाजा गया। साथ ही अनीता देसाई को उनके एक नोवेल फायर ऑन द माउंटेन के लिए 1978 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। अनीता देसाई साहित्य अकादमी अवार्ड की विजेता होने के साथ साथ साहित्य अकादमी की अंग्रेजी सलाहकार समिति की सदस्य भी रह चुकी है। उन्होंने महज 7 वर्ष की उम्र में ही लेखन लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस नॉवेल को। कैरेक्टर राय साहेब। राय साहेब एक बहुत ही रिच एडवोकेट हैं जो लखनऊ में रहते हैं। माया राय साहेब की डॉटर है। अर्जुन राय साहेब का सन। गौतम माया का हस्बैंड। टोटो माया का पेट डॉग। जब यह नॉवेल शुरू होती है तब राय साहेब अपनी बेटी माया के साथ लखनऊ में रह रहे होते हैं। उनका जो बेटा है अर्जुन वह अभी उनके साथ नहीं रहता है क्योंकि वह अपनी पढ़ाई के लिए काफ़ी टाइम पहले अमेरिका शिफ्ट हो गया है और वो वहीं पर रहता है। माया की जो मदर है उनकी काफ़ी समय पहले मृत्यु हो चुकी है और माया और उसके फादर अब साथ में रहते हैं। माया के फादर के लिए इस माया के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इस वजह से वह माया को बहुत ज़्यादा लाड प्यार से रखते हैं और माया की हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं। माया अपने फादर के यहाँ बहुत ही लाड प्यार से पली हुई होती है और उसके फादर उसके लिए जब लड़का ढूंढते हैं तो उन्हीं के साथ काम करने वाला एक एडवोकेट होता है जिसका नाम है गौतम। वह उसको चुन लेते हैं। राय साहब भी ये बात जानते हैं कि गौतम जो है वह माया से एज में बहुत बड़ा है, लेकिन वह सोचते हैं कि माया के लिए यहाँ बेस्ट है। तो माया भी अपने पिता की बात को नहीं टालती और यह बात जानते हुए कि उन दोनों के बीच में एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन वह हाँ कर देती है। और जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो इन दोनों का नेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इन दोनों का नेचर बिल्कुल नहीं मिलता है और ये कभी भी खुशी से नहीं रह पाते हैं क्योंकि इन दोनों का नेचर ही नहीं मिलता है, तो साथ में रहकर सिर्फ लाइफ गुजारते रहते हैं। और माया जैसे कैरेक्टर में नाम से ही पता चल रहा है माया, यानी माया की जो लाइफ है वह पूरी माया जाल में फंस जाती है और वह समझ नहीं पाती कि उसको उसकी लाइफ में क्या करना है। माया की अपनी लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं होती है जिसको वो पूरी करना चाहती है, लेकिन उसका जो हस्बैंड होता है उसका नाम है गौतम। गौतम यानी नाम से ही पता चल रहा है गौतम बुद्धा, यानी वह गौतम बुद्धा की तरह था। उसको सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। वह इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहता था और उसको इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। माया जो थी वह अपनी लाइफ में फ़िज़िकल प्लेजर पाना चाहती थी, लेकिन उसको वो मिल नहीं पाता है। और वह जब अपने पिता के पास रहती थी तो वह अपने फ्रेंडों के साथ भी घूमती थी, सब जगह जाती थी, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है उससे कोई बात करने वाला भी नहीं होता है। अपने आप को वह बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लग जाती है। उसके पास सिर्फ उसका एक पेट डॉग होता है जिसका नाम है टोटो। तो वह उसी को अपने बच्चे की तरह पालती है और उसी को रखती है। उसको लगता है कि यही उसका एक सहारा है। लेकिन एक दिन टोटो की भी मृत्यु हो जाती है और जब टोटो की मृत्यु होती है तो उसकी लाश पूरे दिन उसके गार्डन में पड़ी रहती है, लेकिन वह उसकी लाश को नहीं उठवाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उसको इस लाश का क्या करना है। टोटो की जो डेड बॉडी होती है उसकी वजह से उसके रूम में भी स्मेल आने लग जाती है, लेकिन फिर भी वह रोती और चिल्लाती रहती है। माया अपने गार्डनर की वाइफ को बोलती है कि तुम इस डेड बॉडी की देखभाल करो, यानी इसकी ध्यान रखना कि बाहर जो ये पक्षी आ रहे हैं ये इसकी डेड बॉडी को कुछ करे नहीं। जब शाम को गौतम घर आता है तो वह फिर PWD में फ़ोन करके उस लाश को उठवाता है और वहाँ थोड़ी देर माया को सांत्वना देता है कि रो मत, कोई ना, डॉग ही था, मर गया तो कोई बात नहीं। लेकिन माया के लिए वहाँ एक डॉग नहीं था महज, वह उसके लिए एक बच्चा था। वह उसको बहुत ज़्यादा प्यार से रखती थी। और जब माया बैठी बैठी रोई रही होती है उसी समय गौतम जाता है और उसको चाय बना करके ला करके और चाय ऑफ़र करता है कि तुम चाय पी लो, रोना बंद कर दो। वह चाय नहीं पीती और ना ही अपना सर ऊपर उठा करके भी देखती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ होता है कि उसका जो पेट डॉग था टोटो वह मर चुका है। और उसी समय गौतम के फ्रेंड आ जाते हैं तो वह माया को उसी कंडीशन में छोड़ करके और उनके साथ घूमने चला जाता है। उसकी मृत्यु की वजह से वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और गौतम को माया के रोने से या किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह सिर्फ उसके काम में व्यस्त रहता है और इस वजह से माया बहुत सी अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है। जैसे वह किसी पिल्लों को लेकर के पीटने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से रोना चिल्लाना, चलते हुए हर किसी चीज़ को ठोकर मार के चलना, इस तरह की वह हरकतें करने लग जाती है।
गौतम सोचता है कि वह उसके लिए एक केट ला करके दे देता है और वह सोच लेता है कि शायद इसका मन इसके साथ लग जाए। लेकिन माया जो होती है उसका अटैचमेंट टोटो के साथ जितना था उतना वह केट के साथ अटैच नहीं हो पाती है और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। कुछ समय के लिए गौतम की माँ जो एक सोशल वर्कर होती है वह वहाँ गौतम के यहाँ रहने हुए आई हुई होती है और साथ ही उसकी जो सिस्टर होती है वह भी आई हुई होती है। जब वो दोनों आती है वहाँ पर तो माया को जब कंपनी मिल जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहने लग जाती है और बहुत ही खुश रहती है क्योंकि उसके साथ कोई कंपनी देने वाला आ गया और उससे कोई बात करने वाला आ गया है। और जब वो दोनों जाने की बात करते हैं तो वो वापस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वह उनको रोकना भी चाहती है लेकिन उनको काम की वजह से वापस जाना पड़ता है। जब वो लोग चले जाते हैं तो माया पहले जैसी कंडीशन में ही वापस आ जाती है, बिल्कुल चुप चुप बैठे रहना, किसी से बात नहीं करना, रोते रहना, यही सारी चीज़ें वो वापस करने लग जाती है। और एक दिन गौतम माया को बोलता है कि इस बार हम गर्मी में कहीं घूमने चलने का प्लान बनाते हैं। तो माया अपनी इच्छा प्रकट करती है और वह कहती है कि हमें दक्षिण की तरफ चलना चाहिए क्योंकि मेरे को उधर जा कर के और उसको कथकली नृत्य देखना था। लेकिन गौतम कहता है कि नहीं, इस कथकली नृत्य देखने के लिए तुम्हें यहीं दिल्ली में वेट करना चाहिए। जब यहाँ पर कथकली वाले आएंगे तब तुम यहाँ पर नृत्य देख लेना। माया को जैसे ही यह बात वह सुनती है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह सोचती है कि इस जगह अगर मेरे फादर होते तो वह मेरी हर इच्छा को पूरी करते हैं और गौतम मेरे से प्यार नहीं करता है, वह सिर्फ दिखावा करता है। और वहाँ अपने फादर के बारे में सोचने लग जाती है। उसको अपने फादर की याद आ रही होती है और अपने फादर से मिलना चाहती है लेकिन उसके फादर अब उससे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। ना ही तो वह उसके फादर से मिल पाती है और ना ही अपने भाई से मिल पाती है और वह वहाँ बहुत ही ज़्यादा अकेली रह गई है। वह अपने उन पुराने दिनों को याद करती जब वह अपने फादर के घर पर रहती थी, अपने फ्रेंडों के साथ घूमती, इधर उधर जाती और अपनी हर इच्छा को पूरी करती थी। उसी समय उसे एक अपनी फ्रेंड की याद आती है जिसका नाम होता है लेला। वह सोचती है कि उसकी जो फ्रेंड है लेला, उसका हस्बैंड एक ट्यूबरक्लोसिस का मरीज़ है, तो वहाँ उसकी एक कमरे में रहकर ही कैसे उसकी हेल्प करती है और उसके हस्बैंड की सेवा करती रहती थी। वह सोचती है कि मैं एक बार उससे जा कर के मिलूँगी और अपने माइंड में जो भी बातें चल रही है मैं उसको शेयर करूँगी। लेकिन दूसरे पल वह सोच लेती है कि नहीं, वह मेरी बात को नहीं समझेगी और वह उसके पास जाना कैंसिल कर देती है और वापस वहीं पर बैठ जाती है। बैठे बैठे उसको याद आता है कि जब उसकी शादी हुई थी उससे पहले उसे एक एस्ट्रोलॉजर मिला था और एस्ट्रोलॉजर ने एक प्रोफेसी की थी कि तुम्हारी शादी के 4 साल बाद तुम या तुम्हारे हस्बैंड में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। तो वह इस बात को सोचने बैठ जाती है कि मेरी शादी का तो ये 4था साल ही चल रहा है और इस बार मेरे या गौतम में से किसी एक की मृत्यु होना फिक्स है उस एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेसी के हिसाब से। लेकिन वह उस एस्ट्रोलॉजर की बात को अपने माइंड से स्किप करना चाहती है लेकिन वो उस बात को भूल नहीं पाती है। हमेशा वो बात उसके माइंड में घूमती रहती है कि यहाँ 4था साल चल रहा है, इस बार किसी न किसी की मृत्यु होनी फिक्स है। और वहाँ बैठे बैठे उसके माइंड में एक पिकॉक का ख्याल आ जाता है और वह पिकॉक की आवाज़ को सुनने लग जाती है। तो वह सुनती है, पिकॉक बोलता है पिया पिया यानी प्रेमी प्रेमी, मियू मियू मैं मेरी, यानी कि जब बारिश का मौसम होता है तब पिकॉक जो होते हैं वह अपने पंख फैला करके और नाच करके और बारिश को बुलाते हैं। वह जो पिकॉक जब नाचते हैं तब जो अपना दुख प्रकट करते हैं, अपना पेन दिखाते हैं, उसी तरह से माया की भी कंडीशन हो रही है यहाँ पर। माया सोचती है कि पिकॉक की कंडीशन और मेरी कंडीशन सेम है। पिकॉक जो आवाज़ करते हैं वहाँ अपनी प्रेयसी को भी यानी जो उसकी लवर होती है उसको भी रुझाने की कोशिश करते हैं और माया कहती है कि मेरा भी यही हाल हो रखा है यहाँ पर। तो इसीलिए इस नोवेल का जो टाइटल है वह क्राई द पिकॉक रखा गया है क्योंकि माया की जो लाइफ है वह पिकॉक से कंपेयर की गई है कि यानी कि पिकॉक और माया की लाइफ एक दूसरे से रिलेटेड है। और जब मोर नाचते हैं तो माया कहती है कि मोर पंख फैलाकर नाच रहे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लॉर्ड शिवा नृत्य कर रहे हो। और वह कभी कभी सोचती है कि शायद लॉर्ड शिवा आएंगे और उसकी लाइफ में जो सारी प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व कर देंगे। और जिस तरह से पिकॉक जो होता है वह नाच करके और चिल्ला करके और अपनी प्रेयसी को रुझाने की कोशिश करता है और बारिश को बुलाता है, उसी तरह से माया भी अपने लाइफ में सेम दर्द से गुजर रही होती है। माया अब वापस उस प्रोफेसी को याद करने बैठ जाती है, यानी उसके माइंड से वो चीज़ निकल ही नहीं रही होती है। तो वापस सोचती है कि उस एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेसी के हिसाब से दोनों में से किसी एक की मृत्यु होनी थी, तो क्यों ना हो कि मैं ना मर के और उसकी जगह गौतम ही मर जाए। यानी वो अपनी मृत्यु को बचाने के लिए गौतम को मार देती है। वह एक दिन गौतम से ऐसे ही बातें करते करते बैठी होती है तो उसको बोलती है कि चलो टेरिस पर घूमने चलते हैं। वह टेरिस पर जाती है और उसके साथ बहुत सारी बातें करती है। वह उसको बताती है कि देखो चाँद कितना सुहावना लग रहा है और उससे बहुत सारी बातें करती है। तो उसी समय
वह उससे बोलती है कि गौतम, तुमने मुझसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं किया है और तुम मेरे साथ ऐसे ही रह रहे हो। तो गौतम बोलता है कि हाँ, मेरे को धन दौलत और शोहरत कमानी है, मुझे इन सारी चीज़ों से और कोई लेना देना नहीं है, और तुम जो मेरा ये लगाव है इसको प्रेम समझने की गलती कभी भी मत कर बैठना। तो माया कह देती है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं ऐसा नहीं समझ रही हूँ, तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो। तो उसी समय माया उसको बातें करते करते एक टेरिस की दीवार के पास लेकर के जाती है और वहाँ से पीछे से गौतम को धक्का दे देती है। इस वजह से गौतम जा कर के और नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब गौतम की मृत्यु हो जाती है तब माया की मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ दोनों आती है और माया को उसके फादर के यहाँ लखनऊ लेकर के चली जाती है। और माया को जब लखनऊ लेकर के जाया जाता है तो वहाँ ले जा करके उसको पागल खाने में भेज दिया जाता है। और लास्ट के सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि एक वाइट शेडो दिखाई देता है और वह वाइट शेडो कुछ समय के लिए रहता है और कुछ समय बाद गायब हो जाता है। इसके बहुत सारे मीन निकाले जाते हैं। कुछ का मानना यह होता है कि माया ने जो है अपनी लाइफ में परेशान होकर के और खुद ने ही लास्ट में खुदकुशी कर ली होती है, क्योंकि वह अपनी इंटरनल जो थॉट्स है उनमें इतनी ज़्यादा चली जाती है कि उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वह अपनी इस सोच की वजह से ही अपने पति को भी मार देती है और एट लास्ट में खुद को भी मार देती है, यानी सुसाइड कर लेती है। उस एस्ट्रोलॉजर की जो प्रोफेसी थी उसके माइंड पर इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने पति को मार दिया और फिर लास्ट में खुद भी मर गई। इस तरह से अनीता देसाई ने बहुत ही खूबसूरती से इस नोवेल में वुमेंस की जो मेंटल स्टेटस होता है उसको बहुत ही ज़्यादा डीप से प्रेजेंट किया है और वुमन को किस तरह से इस समाज में दबाया जाता है उसको भी बताया है। तो अनीता देसाई ने इस नोवेल में यही बताया है माया के द्वारा कि किस तरह से एक बहुत ही खुश रहने वाली लड़की जो कि अपने फादर के यहाँ बहुत ही अच्छे से रहती है और जब उसकी शादी के बाद उसको किस तरह से उसकी कंडीशन हो जाती है और वहाँ यह सब चीज़ें करने के लिए मजबूर हो जाती है। उसने सोशल कंडीशन को बताया, यानी समाज में किस तरह के से वुमेंस को जो है वह दबाया जाता है और उनकी इच्छाओं को किस तरह से कुचल दिया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में ही अनीता देसाई ने इस नोवेल में डिस्कस किया है। आई होप आप सबको ये नोवेल समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।